मार्केट के सबसे दिग्गज प्लेयर राकेश झुनझुनवाला एंड एसोसिएशन ने 1 करोड़ से ज्यादा स्टॉक सेल कर दिए कैन बैंक के। और वहीं दूसरी तरफ अगर इसके चार्ट पर नजर डाली जाए तो यह स्टॉक अपने बिगेस्ट डिमांड जोन के पास ट्रेड कर रहा है। तो क्या इतने बड़े इन्वेस्टर से कोई गलती हुई है या फिर यह एक स्मार्ट मूव है? और आज के इस वीडियो में हम इस स्टॉक के टेक्निकल और फंडामेंटल डेटा की मदद से इसे डिकोड करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 125 की प्राइस पर यह स्टॉक वर्थ बाइंग है या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल को। यह स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 125 के पास और बुक वैल्यू है 130 की। मतलब यह स्टॉक अपने बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। पीई भी यही बता रहा है 6.32 का, जो कि काफी कम है अगर हम गवर्नमेंट बैंक्स को देखें तो। डिविडेंड याल्ड 3.36 का, काफी अच्छा है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। अगेन ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू के 0.96%, मतलब काफी सस्ता है ये स्टॉक। डिविडेंड याल्ड 3.36%, यह भी एक अच्छी बात है। और 20.4% इसने मेंटेन किया है हेल्दी डिविडेंड पे आउट, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है तभी तो डिविडेंड दे रही है। अब इसके कॉन्स को समझ लेते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बैंक इंडस्ट्री के लिए उतना मायने नहीं रखता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अदर इंडस्ट्री के लिए होता है, क्योंकि बैंक का काम ही है इंटरेस्ट लेना और देना। कंटीजेंट लाइबिलिटी भी बैंकिंग इंडस्ट्री में उतना मायने नहीं रखती। अदर इंडस्ट्री में कंटीजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है कि कोर्ट में केस चल रहा है, अगर हार जाती है कंपनी तो उसे पैसे देने पड़ेंगे। बट बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि कंटीजेंट लाइबिलिटी का मतलब है कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट फाइनेंस किया या किसी बड़े बिजनेसमैन का प्रोजेक्ट फाइनेंस किया तो उसे वो कंटीजेंट लाइबिलिटी में कंसीडर कर लेते हैं। इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन, यह भी इसके लिए नलीफाई रहेगा, कोई मतलब नहीं है। वर्किंग कैपिटल डे इंक्रीज, मतलब 268 से 432 इंक्रीज हुआ है, तो इसका भी कोई बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि ये सेल्स की कंपनी नहीं है कि साबुन तेल मसाला ऐसा नहीं कुछ बेच रही है। अब होता क्या है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो एक टाइम फ्रेम होता है कि हमने सेल कर दिया, अब 1 महीने बाद हमारा पैसा हमें वापस मिल जाएगा। हमने कोई सामान बेचा है, पैसा वापस आ जाएगा हमारे पास, कंपनी के पास। तो एक टाइम फ्रेम होता है, 30 दिन में आएगा, 6 महीने में आएगा, 1 साल में आएगा। बट बैंकिंग इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। यहाँ पर लोन दिए लिए जाते हैं। अब लोन दे दिया तो 2 साल के लिए दिया है, 10 साल के लिए दिया है, होम लोन है 30 साल के लिए चला गया है, तो लॉन्ग टर्म के लिए दे दिया गया है, तो इसका भी बहुत मायने नहीं रखता। तो ऐसे कोई बड़े कॉन्स नहीं है यहाँ पर। अब आगे बात करते हैं पीर कंपैरिजन। अब यहाँ आप देखेंगे कैन बैंक जो टॉप 7 बैंक्स हैं उसमें 5th पोजीशन कैरी किए हुए है। करंट मार्केट प्राइस 125, पी स्टैंडर्ड से काफी नीचे है। और वहीं पर देखा जाए नेट प्रॉफिट इसका 4575 करोड़, जो कि घट के आया है प्रीवियस क्वार्टर से -9.78%। और यही वो पॉइंट है जहां पर स्टॉक होल्डर्स पैनिक में है कि प्रॉफिट कंपनी का घट गया इस बार। हालांकि प्रॉफिट अच्छा खासा बना है, बट लगभग 10% की इसमें गिरावट हमें देखने को मिली है, और यही वो पॉइंट है जहां पर लोग पैनिक हो रहे हैं। आगे देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, रेवेन्यू देख लेते हैं। तो रेवेन्यू मार्च क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है प्रीवियस क्वार्टर से, और ईयर ऑन ईयर देखें तो भी इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू बढ़ के आया है बट प्रॉफिट यहाँ पर घट के आया है, मतलब बिजनेस तो हुआ है बट प्रॉफिट नहीं आया है। नेट क्वार्टरली प्रॉफिट देखा जाए, अब इसे देखिए, अब यह ज्यादा क्लियर करेगा आपको। नेट प्रॉफिट 4575 करोड़ मार्च क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर से करीबन 10% नीचे है। और वहीं लास्ट मार्च क्वार्टर में देखा जाए तो वहां से भी लगभग 10% के लगभग यह नीचे आ गया है इस बार। मतलब मार्च क्वार्टर से भी देखा जाए और लास्ट क्वार्टर से भी देखा जाए तो 10% के नीचे आ गया है प्रॉफिट मार्जिन। रेवेन्यू इंक्रीज होके आया है, और यही इसी वजह से शेयर होल्डर्स पैनिक में है। अब यहां पर देखिए आप प्रॉफिट पीएनएल में अगर हम देखें नेट प्रॉफिट, अब यहां पर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर यहां पर प्रॉफिट बढ़ के आ रहा है 19,712 करोड़, जो कि प्रीवियस ईयर में था 17,692 करोड़। मतलब समझ आया कि क्वार्टर से अगर हम मैच करते हैं तो इस क्वार्टर में, लास्ट मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट घट के आया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपेयर कर रहे हैं तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस क्वार्टर में हो सकता है पैनिक हो। यह कैश फ्लो का डेटा काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ आप देखेंगे मार्च 26 में 440 करोड़, और वही मार्च 25 में 54,725 करोड़ था इसके पास कैश फ्लो। मतलब इस बार इन्होंने सारे पैसे मार्केट में लगा दिए, केवल 440 करोड़ रुपए हैं इनके पास। लास्ट टाइम इन्होंने अपने लॉकर में भर रखे थे 54,725 करोड़ रुपए। तो अब जो इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, अब इसे इन्होंने
लॉकर में नहीं रखा है, इसे इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्ट कर दिया तो इस पे रिटर्न आएगा और ये आपको नेक्स्ट क्वार्टर या हो सकता है उसके बाद या फिर ईयर ऑन ईयर इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पर आपको दिखेगा, जो कि एक अच्छी बात है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझ लेते हैं। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग आप देखेंगे कोई चेंज नहीं है, लेकिन जून क्वार्टर से मार्च क्वार्टर को देखा जाए तो एफएफआईज की कमी आई है 1.5% के अराउंड, और डीआईज ने इंक्रीज किया है यहाँ पर 10.91% से इंक्रीज करके 11.91, करीबन 1% की होल्डिंग बढ़ाई है। और पब्लिक ने भी यहाँ पर इंक्रीज की है होल्डिंग 0.5% के करीबन, मतलब जो एफएफआईज ने बेचा है डीआईज और पब्लिक ने खरीद लिया इस स्टॉक में। तो ओवरऑल फंडामेंटल में ऐसी कोई दिक्कत लग नहीं रही है, फंडामेंटल इस स्टॉक का काफी बेहतर है। इस क्वार्टर में प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिली है। अब इसके टेक्निकल पैटर्न्स को समझ लेते हैं। पहले स्टॉक बुलिश था, फिर कंसोलिडेशन जोन में गया, फिर अपर प्राइस रिजेक्शन आया और एक बड़ी फॉल हमें देखने को मिली करीबन 30% की। उसके बाद यह स्टॉक लोअर प्राइस रिजेक्शन लिया, फिर यहां पर यह डिमांड जोन क्रिएट हो गया, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। आप देखिए प्राइस बार बार यहां से रिजेक्शन ले रहा है, लोअर प्राइस रिजेक्शन बार बार रिजेक्शन ले रहा है। ऊपर में 200 मूविंग एवरेज और नीचे में ये डिमांड जोन बार बार यहां से रिजेक्शन ले रहा है। अभी फिर से 200 मूविंग एवरेज ने रिजेक्शन लिया और इस डिमांड जोन के पास फिर से सपोर्ट ले सकता है। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि इस स्टॉक में डिसेंडिंग चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं क्लियर डिसेंडिंग चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। बार बार यह स्टॉक अपर प्राइस रिजेक्शन लेके लोअर प्राइस सपोर्ट लेके एक नैरो रेंज क्रिएट कर चुका है। अब अगर यह प्राइस एक्शन अपने अपर चैनल को ब्रेक कर देता है, लोअर प्राइस रिजेक्शन लेके अपर चैनल को ब्रेक कर देता है और इसी के साथ साथ इस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर जाता है डेली टाइम फ्रेम पर, तो इस स्टॉक में फिर हम रैली देख सकते हैं और फिर से यह अपने प्रीवियस टॉप के पास जा सकता है। लेकिन स्ट्रक्चर तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि यह 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन ना कर जाए। सिर्फ हम डिसेंडिंग चैनल पैटर्न के ब्रेक होने का वेट नहीं करेंगे, हमें स्ट्रक्चर पूरा बदलने के लिए 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। ओवरऑल यह स्टॉक फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसे कंसीडर किया जा सकता है। और रही बात राकेश झुनझुनवाला एंड एसोसिएशन ने इसमें 1 करोड़ से ज्यादा स्टॉक सेल क्यों कर दिए, तो उसका एक रीजन हो सकता है कि अभी यह स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में था। हो सकता है कि उन्हें कोई बेटर अपॉर्चुनिटी दिखी हो, तो उन्होंने कुछ स्टॉक यहां पर सेल कर दिए, न कि इसलिए कि यह स्टॉक अब डाउन ट्रेंड में आ चुका है या और नीचे चला जाएगा। खैर, आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही टेक्निकल और फंडामेंटल पैटर्न को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।